हेलो साथियों, सुयान एकेडमी में एक बार आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। और फर्स्ट ग्रेड फिजिक्स की जो वीडियो लेक्चर सीरीज है, इसके अंदर हम मैग्नेटोस्टैटिक्स वाले पोर्शन में चल रहे थे। और मैग्नेटोस्टैटिक्स के अंदर जो है मैंने आपको बायो-सावर्ट्स लॉ और एम्पियर्स लॉ है वो हमने कवर कर लिया था, ठीक है। और बायो-सावर्ट लॉ की वजह से हमने एक रिंग की वजह से मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट किया था उसकी एक्सिल पे, ठीक है। उसी का हम आज यूज करेंगे किसमें, जो आज हमारा टॉपिक है हेल्महोल्ट्ज कॉइल, उसके अंदर, ठीक है। तो हेल्महोल्ट्ज कॉइल होती क्या है? सबसे पहले ये जो कॉइल होती है, इस कॉइल के अंदर पहली बात तो जो है, हमने जब रिंग की वजह से मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट किया था तो उसमें क्या था, सिंगल एक वायर था, है ना, सिंगल एक वायर था जिससे रिंग बनी थी। अब यहाँ पे जब हम कॉइल की बात करते हैं तो वही रिंग है, ठीक है, लेकिन उस पर क्या वायर एक के ऊपर एक हमने क्या किया, वायर को लपेटा हुआ। इसका मतलब n टाइम्स हो जाएगा। जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड था वो सेंटर पे या किसी भी पॉइंट पे जब जाएंगे तो एक की वजह से था, उसको अगर n टर्न है उसके अंदर नंबर ऑफ जो फेरों की संख्या वो n है तो n से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो आते हैं, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो हेल्महोल्ट्ज कॉइल होती क्या है? तो हेल्महोल्ट्ज कॉइल क्या है कि जब आपके पास दो कोएक्सियल कॉइल हो, ठीक है, दो क्या है, कोएक्सियल कॉइल है, ठीक है, जिनकी रेडियस कितनी है, इक्वल है। ये आपकी कोएक्सियल कॉइल हो गई, ठीक है। ये इनका सेंटर हो गया, रेडियस कितनी होगी, आई। करंट इसमें क्या हो रही है, इक्वल करंट फ्लो कर रही है, ठीक है। जब इक्वल करंट फ्लो कर रही है तो यहां से अगर आप देखते हैं ये वाला पॉइंट जो इनका सेंटर पॉइंट होगा, और जैसा अच्छा इन दोनों के बीच की डिस्टेंस यहां से यहां तक की डिस्टेंस भी कितनी है, ये भी आर है। तो इसका मतलब ये जो पॉइंट होगा पी, ये किस पे होगा, r/2 पे होगा। भाई डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस r/2, ये भी r/2। अच्छा, इसको ऐसा लिख देता हूँ कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, r/2, और यहाँ से यहाँ तक की ये वाली डिस्टेंस भी कितनी है, r/2 डिस्टेंस है, ठीक है। ये इस तरह से। अब आप ये समझिए कि अगर मान लीजिए सिंगल एक रिंग होती, जो हमने पढ़ रखा है पहले, अगर ये सिंगल रिंग होती तो इस वाले पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होता, ठीक है, d डिस्टेंस पे हमने। तो अब नॉर्मल में देखूं तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है हमारा कि B इज इक्वल टू, अभी मैं डायरेक्शन की बात नहीं कर रहा ना, डायरेक्शन आप निकाल लेंगे इस तरह से, और इधर जाएंगे तो भी इस तरह से, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपका इसमें मैग्नेटिक फील्ड होगा वो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, दोनों की डायरेक्शन सेम ही रहेगी, है ना। तो सेम डायरेक्शन रहेगी तो इस केस के अंदर आपके पास जो टोटल मैं अगर सिंगल एक रिंग की वजह से मैग्नेटिक फील्ड देखता हूँ, वो कितना आता है आपके पास, वो था μ0 I r² / 2 r² प्लस d² टू द पावर 3/2। ये हमने पढ़ा था, ये फॉर्मूला हमने निकाला था एक रिंग की वजह से d डिस्टेंस के ऊपर, ठीक है। अब हमारे पास सबसे पहले मैं देखता हूं कि अगर d = 0 यानी कि सेंटर की बात करें, ठीक है, तो सेंटर पे क्या होगा, सेंटर के ऊपर जो है आपका मैग्नेटिक फील्ड मुझे फाइंड आउट करना है। तो सेंटर के ऊपर क्या हो जाएगा, d = 0, तो d = 0 इसका मतलब b सेंटर इज इक्वल टू μ0 I, ठीक है, अपॉन 2। ये d क्या होगा, 0, तो ये r³ से कैंसिल आउट हो गई, कितना बन जाएगा, ये आपकी बात वैल्यू बन जाएगी μ0 I अपॉन 2r। ये आपका क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा कहाँ पे, सेंटर के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक है। अच्छा, अब दूसरी चीज कि अगर मान लीजिए अब हेल्महोल्ट्ज कॉइल की बात कर रहे हैं तो नंबर ऑफ टर्न कितने हमारे पास, जो नंबर ऑफ टर्न है इसके अंदर वो कितने हैं, n है। नंबर ऑफ टर्न n है, इसका मतलब क्या है कि कॉइल के अंदर सिर्फ एक सिंगल रिंग नहीं है, वायर का हमने क्या किया, पूरा का पूरा फेरे बनाए हुए हैं, टर्न बनाए हुए हैं। और कितने टर्न बनाए हुए, कॉइल बनाई हुई है, कॉइल में टर्न कितने हैं, n है। तो इसका मतलब क्या होगा, एक की वजह से ये है तो n की वजह से क्या होगा, n से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, n से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गया, मैग्नेटिक फील्ड आ गया n फेरो की वजह से, एक कॉइल का देख रहे हैं अभी, है ना, ठीक है। दूसरी बात कि यहाँ से जब हम ये सोल्व कर रहे हैं इसके अंदर वैल्यू, तो आगे क्या करेंगे, जब इसके बाद में सेंटर के हमने निकाल लिया, हमारा पर्पज क्या है, हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है इस पॉइंट पे। इस पॉइंट पे d = कितना है, r/2, ठीक है। तो r/2 की बात करते हैं, तो 8 d = r/2। जब d = r/2 रखेंगे इस वाले फॉर्मूले में, तो आपका मैग्नेटिक फील्ड दैट इज b r/2 कितना हो जाएगा। मैं अभी डायरेक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, अभी हम सिर्फ इसकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ से जो है μ0 n I और r², ठीक है, 2, ये हो जाएगा r² प्लस ये वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, r²/4 टू द पावर 3/2। इसको आप सोल्व कर ले, क्या मिलेगा, 4 इधर जाएगा तो कितना हो गया, 5r² अपॉन 4, ठीक है। तो 5r² अपॉन 4 का फिर क्यूब करेंगे, तो क्यूब ऐसा करेंगे 1/2 वाला 3/2 का, तो 3/2 कितना हो जाएगा, 5 का ऊपर 5√5, 4 का देखेंगे तो क्या हो जाएगा 4√4, तो 4√4 देन मीन 8 हो गया, है ना। तो 8 ऊपर जाएगा तो 8 से कैंसिल आउट करके ऐसे हम सोल्व कर लेंगे। तो टोटल मिला के जो वैल्यू यहाँ से मिलने वाली है मुझे, वो क्या मिलेगी, ये हो जाएगा 8/5√5, ठीक है। ये आपको अलग वैल्यू मिल जाएगी, और ये मिलेगा μ0 n I/2r,
ठीक है, म्यू 0 ni/2r, क्योंकि r कितना मिलेगा, यही क्यूब है, तो क्यूब करेंगे तो आ जाएगा, फिर उसके बाद में रूट करेंगे तो फिर से आपको क्या मिलेगा, नीचे मिलेगा क्यूब, क्यूब से r² कैंसिल, तो 1r मिलेगा जो हमने यहाँ पे किया था। सिमिलरली तो ये आपको क्या मिल गया, ये आपको वैल्यू मिल जाएगी किसकी, म्यू 0 ni/2r की। ठीक है, म्यू 0 ni/2r की वैल्यू क्या मिलेगी, ये आपको मिलेगी किस पे, इस वाली वैल्यू पे। ठीक है, तो जैसे ही इस वाली वैल्यू पे ये वैल्यू मिलेगी, ये किसके बराबर है, ये आपका सेंटर के बराबर, ये किसके बराबर है, देखिए सेंटर के बराबर है, तो इसको क्या ले सकता हूँ, BR2 इज इक्वल टू, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये वैल्यू देख लीजिए, ये आएगी 0.72, ये वैल्यू कितनी आएगी आपके पास, 0.72 आएगी ये वैल्यू, और ये कितना हो जाएगा, B सेंटर हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इस पॉइंट के ऊपर मैं अगर देखूं तो सेंटर का कितना परसेंट हुआ या कितना टाइम्स हुआ, 0.72 टाइम्स, यानी कि वैल्यू क्या हो रही है, धीरे धीरे कम हो रही है। देख लीजिए कम भी होनी चाहिए। जब आप सेंटर पे जाते हैं तो मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड आपको मिलेगा, और सेंटर से जैसे ही एक्सेल पॉइंट पे दूर जाते हैं यानी ऊपर की ओर जाते हैं तो क्या होता है, आपका मैग्नेटिक फील्ड धीरे धीरे कम होने लगता है। और कैसे कम होता है, ये अगर ग्राफ बनाते हैं तो कैसा बनेगा, तो आप इसको नीचे मिला दीजिए ऐसे, ठीक है ना। इस ग्राफ की बात करूं तो ये मान लीजिए सेंटर पे आपके मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम है, बी सेंटर। ठीक है, इस कॉइल के लिए धीरे धीरे क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो इस तरह से वेरी करेगा। ठीक है, इसमें भी क्या होगा, हालांकि ये और आगे इनफाइनाइट तक चलता रहेगा। इसी तरह से ये जो होगा वो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, धीरे धीरे वेरी करेगा। ठीक है, तो ये इस तरह से ये आपको क्या मिलेगा, मैग्नेटिक फील्ड। तो इस पॉइंट, इस अगर रीजन की बात करूं बीच वाले रीजन पे, ठीक है, इस बीच वाले रीजन पे क्या हो रहा है, बीच वाले रीजन में जो है मैग्नेटिक फील्ड वो क्या होगा, बीच वाले रीजन में आपको मैग्नेटिक फील्ड हल्का सा ऐसा टेम्पिंग करता हुआ, मतलब नीचे जाता हुआ मिलेगा, बाकी इसमें बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं होंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो बीच का मैग्नेटिक फील्ड इन दोनों की वजह से हो रहा है, इन दोनों की वजह से क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड हो रहा है। ये मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड एक तरह से देखो तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इसमें जो चेंजेस है मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू में वो क्या हो रहा है, बहुत कम चेंजेस हो रहा है। ठीक है, तो यही सबसे इंपॉर्टेंट वर्क है इस हेल्महोल्ट्ज कॉइल का, या इसको जनरेट करने का, इसको बनाने का। क्या क्या मतलब हुआ कि जब इस कॉइल की बात करें तो कॉइल के जो बीच का रीजन होता है दोनों कॉइल के, उस बीच के रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या रहा है, कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड मिलता है, या फिर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मिलता है किसके अंदर, इस कॉइल के बीच में। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम इनका यूज करते हैं हेल्महोल्ट्ज कॉइल का, तो सबसे इसका मेन जो पर्पज है बनाने का वो है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा कि अब मुझे अभी तो क्या देखा हमने, सिंगल कॉइल केस देखा, मुझे अभी वहां पे टोटल मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है कि कितना होगा। ठीक है, तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, अगर मैग्नेटिक फील्ड नेट की मैं बात करूं तो वो हो जाएगा B1 + B2। ठीक है, कितना हो जाएगा, B1 + B2 मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा। ठीक है, अब B1 B2 क्या है, दोनों इक्वल है क्योंकि कॉइल क्या है, सेम ही है, तो इसका मतलब क्या हुआ, B1 और B2 मेरा क्या है, इक्वल है। तो टोटल मिला के B जो नेट मिलेगा मुझे क्या मिलेगा, 2 टाइम्स ऑफ BR/2। ठीक है, 2 टाइम्स ऑफ BR/2। ठीक है, तो 2 टाइम्स ऑफ BR/2 अगर मैं करता हूं तो मेरे पास जो B नेट आएगा वो B नेट हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 0.72 इंटू B सेंटर। तो ये वैल्यू आप करोगे तो कितना हो जाएगा, करीब करीब 1.4 इसको करेंगे तो एक अगर डिजिट तक जाते हैं तो 1.4, और अगर एग्जैक्टली वैल्यू लिखना चाहो तो 1.432 है ना, ये कितना हो जाएगा 1.432 बी सेंटर। ठीक है, ये हमारे पास क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा, और ये मैग्नेटिक फील्ड इस रीजन में क्या होगा, इक्वल रहेगा, इसकी वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं होगा, और इसे हम क्या बोलते हैं, हेल्महोल्ट्ज कॉइल। ठीक है, जब हेल्महोल्ट्ज कॉइल की वैल्यू क्वेश्चन आता है तो आपको बस ये ध्यान रखना, उसके अंदर करंट सेम डायरेक्शन में, डिस्टेंस टोटल मिला के दोनों सेंटर के बीच में R, तो इस पॉइंट पे कितनी होगी, R/2। तो सेंटर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो हमें फाइंड आउट करना होता है दोनों के बीच में, तो कितना हो जाता है, ये वाली वैल्यू। ठीक है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है तो हम इसको यूज कर लेंगे। ठीक है, और सीधा अगर आपको बी सेंटर है तो आप इसको यूज कर लेंगे, यानी कि बी सेंटर की वैल्यू आप रख सकते हैं म्यू 0 ni/2r, उससे आप इसको सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो ये डायरेक्टली पूछा जा सकता है कई बार फॉर्मूला, तो इसको आप ध्यान में रखें, हेल्महोल्ट्ज कॉइल का हमारे कोर्स में था इसलिए हमने देख लिया इसको। ठीक है, तो ये हमारा, अच्छा आगे लिखना चाहे तो ये लिख दीजिए आप, तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा, ये वाली वैल्यू आप यहाँ पुट कर दीजिए तो आपको म्यू 0 ni/r में ये फॉर्मूला मिल जाएगा। ठीक है, तो हेल्महोल्ट्ज कॉइल है वो हो गई यहाँ पे क्लियर। देन उसके बाद में नेक्स्ट आपके पास है ये हम आगे देख लेंगे उसके अंदर, और कोइल है ना। अब हम देख लेते हैं कि अगर मान लीजिए आपके पास, क्योंकि कोइल हम पढ़ चुके हैं यहाँ पे थोड़ा सा, तो हम कोइल पे आ जाते हैं कि कोइल होगी तो कैसा होगा, एम्पियर्स लॉ में देख लिया है ना। ठीक है, तो अब आ जाते हैं परिनालिका यानी कि सोलेनॉइड में, कि सोलेनॉइड अगर हमारे पास है तो सोलेनॉइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। चलिए
तो पहले सबसे पहले आप समझिए सोलेनोइड का मतलब क्या है। सोलेनोइड का मतलब ये है कि जब भी आप कोई वायर लेते हैं और उसको आप इस तरह से यानी कि वायर को क्या किया, एक के पास आपने क्या किया, उसको लपेटते गए, किसी खोखले बेलन पे लपेटते गए। ठीक है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, वो क्या बन जाएगी, सोलेनोइड बन जाएगी। यानी कि एक पाइप है जो तार से बना हुआ है, समझ में आ रहा है, स्प्रिंग जैसे मान लीजिए, स्प्रिंग जैसा कोई पार्ट है, उसको हम क्या बोलेंगे, सोलेनोइड बोलेंगे। ठीक है। करंट अगर आप यहाँ से फ्लो कराते हैं तो ये आपकी करंट आई है, इधर जाएगी, इसमें इधर जाएगी, ठीक है, इसमें इधर, इस तरह से आपकी क्या होगा, ये चलती रहेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस सोलेनोइड के अंदर अगर आप मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो ये जो पास वाला वायर है, दो अगर पास में वायर है तो एक वायर में जो करंट जा रही है, अच्छा देखिए ये पीछे वाला वायर है, ये आगे वाला वायर है, थोड़ा सा कंफ्यूजन नहीं रहे, है ना। जो अगर वायर है तो इसका मतलब इस तरह से आपने लपेटा तो इस वायर में सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, वो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, हमेशा इस डायरेक्शन में। अगर मान लीजिए करंट ऐसा फ्लो कर रही है तो इसका मतलब क्या होगा, जो मैग्नेटिक फील्ड अगर आप देखना चाहें इसके अंदर तो सिर्फ आपको सेंटर में मिलेगा। यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड मिलने वाला है आपको ऊपर और नीचे, वो मैग्नेटिक फील्ड क्या मिलेगा, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा। ठीक है। तो अगर मान लीजिए यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है इसका, यानी कि आउटवर्ड डायरेक्शन में है, क्योंकि पॉइंट लगा रखा हमने, तो यहाँ क्या होगा, इनवर्ड डायरेक्शन में होगा, और ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। तो कंप्लीटली आपके पास अगर बात करें हम सोलेनोइड की, तो क्या होगा कि सोलेनोइड के अंदर ये बाहर जो इसका मैग्नेटिक फील्ड है वो कितना होगा, जीरो, यानी कि बाहर कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा। एक्सटर्नल जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कितना है, जीरो होगा। सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड का होगा, वो होगा ये डायरेक्शन, इसके सेंटर में जो है या इसके बीच में जो है मैग्नेटिक फील्ड होगा, बाकी इसके अंदर और बाहर कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा। ठीक है। तो अब अगर मान लीजिए बात करते हैं हम इस तरह से कि वो ले लेता हूं मैं एक इसका, कि मुझे क्या लगाना है इसमें, मैग्नेटिक फील्ड अंदर फाइंड आउट करना तो क्या लगाना पड़ेगा, एम्पियर्स लॉ लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा मुझे, एम्पियर्स लॉ। जब एम्पियर्स लॉ लगाऊंगा इसका मतलब क्या है, यहाँ पे मैं क्या लूंगा, इस करंट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक एरिया लूंगा। ठीक है। जिस तरफ करंट की डायरेक्शन उसी तरफ क्या हो जाएगी, इसकी डायरेक्शन हो जाएगी। ठीक है, ये हमने ले लिया, तो ये बन गया ए बी सी और डी, ये मेरा क्या है, लूप हो गया। इस लूप के लिए मुझे क्या लगाना है, एम्पियर्स लॉ। तो क्या हो जाएगा, बी डॉट डी एल, एम्पियर्स लॉ क्या होता है, लाइन इंटीग्रल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू जीरो समीशन आई। ठीक है। अब देखिए एक फेरे में कितने हैं, आई करंट फ्लो कर रही है, तो इसमें टोटल फेरे कितने हैं, नंबर ऑफ टर्न जो है वो कितने हैं, मान लीजिए एन है। ठीक है, नंबर ऑफ टर्न कितने हैं, एन है इसके अंदर। तो कुल मिला के क्या हो जाएगा, टोटल अगर मैं करंट देखूंगा तो हो जाएगी म्यू जीरो एन आई। ठीक है, टोटल करंट कितनी हो जाएगी, म्यू जीरो एन आई। इधर अगर मैं देखूं तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रल बी डॉट डी एल ए टू बी, ठीक है, प्लस इंटीग्रल बी डॉट डी एल, ठीक है, बी डॉट डी एल बी टू सी, ठीक है, प्लस चलो इसको आगे लिख देता हूँ, इंटीग्रल सी टू डी बी डॉट डी एल प्लस डी टू ई बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू जीरो एन आई। ठीक है, टोटल मिला के इसकी जो वैल्यू है वो एल है मान लीजिए। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड के ए डी और बी सी, ए डी और बी सी जो है वो क्या है, वो है मैग्नेटिक फील्ड के किस डायरेक्शन में, जो हमारा ए डी और बी सी है वो मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में है, वो है मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर। तो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर, सॉरी पैरेलल है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड के क्या है, सॉरी परपेंडिकुलर, हाँ परपेंडिकुलर, सॉरी देखिए मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में और ये किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन, तो एक दूसरे क्या है, परपेंडिकुलर। तब ये जो है आपके की ये जो है आपका ए डी और बी सी, ये क्या है, परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। जब परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड है तो इसका मतलब ये और ये इंटीग्रल जो है आपका ए डी वाला कौन सा है, ए डी, और ए डी कहाँ लिख दिया, अच्छा ए डी होगा ना, ठीक है। तो ए डी वाला और बी सी वाला कौन सा, ये वाला, तो ये दोनों क्या होंगे, ये दोनों जो लाइन इंटीग्रल वो क्या हो जाएंगे, अपने आप ही जीरो, क्योंकि परपेंडिकुलर है। तो ये क्या है, बाई डॉट प्रोडक्ट हो रहा है, डॉट प्रोडक्ट में क्या है, कोस थीटा, कोस थीटा क्या होता है यहाँ 90 तक क्या मिल जाएगा, जीरो, तो ये दोनों आपको ऐसे कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, हो गया कैंसिल आउट। तो ये भी क्या है आपके पास जीरो, ये भी क्या है जीरो। अब आ जाइए ए से बी कौन सा, ये वाला। अब ए से बी क्या है, और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो है, तो इसका मतलब यहाँ पे लाइन इंटीग्रल कितना हो गया, जीरो, क्योंकि यहाँ कितना है, मैग्नेटिक फील्ड जीरो है, यहाँ कितना है, मैग्नेटिक फील्ड जीरो है। तो बचा कौन सा, ओनली ये वाला। ठीक है, तो ये वाला बचेगा, इसका मतलब सी से डी बी डॉट डी एल बचेगा। ठीक है, इधर क्या बचेगा, म्यू जीरो एन आई बचेगा। अब टोटल इंटीग्रल करेंगे, ठीक है, लाइन इंटीग्रल, तो ये लेंथ कितनी है, मान लीजिए एल लेंथ है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, बी एल इज इक्वल टू म्यू जीरो
Ni, ठीक है। तो B इज इक्वल टू म्यू जीरो Ni अपॉन L, और इसको मैं क्या कहता हूँ, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, इसको स्मॉल एन से डिनोट कर देता हूँ। तो नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड, और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन हो जाएगी ये वाली, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए, अब आप इसको देखिए, अगर आपको इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को अगर देखना है तो आप अपने आप एक कोयल बनाइए, उस कोयल बना के आप क्या करिए, उसके अंदर मान लीजिए किसी एक डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड मान लीजिए, अब उसका उल्टा मान लीजिए क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड बार वाला अंदर हो जाएगा, ये नीचे हो जाएगा, यही डिफरेंस आएगा, कोई दूसरा डिफरेंस नहीं आएगा, ठीक है। तो अब अगर आप देखते हैं इसको, तो इसके अंदर क्या होगा कि जो म्यू जीरो Ni है आपका, इसकी अगर डायरेक्शन देखेंगे तो डायरेक्शन क्या आएगी, जो आपकी इसका एक्सिस है, उस एक्सिस के पैरेलल जो डायरेक्शन होगी वो किसकी होगी, मैग्नेटिक फील्ड की। अब हो सकता है या तो ये हो या ये हो, वो डिपेंड करेगा कि करंट की डायरेक्शन आपकी क्या होगी, ठीक है। और ये कितना आएगा, म्यू जीरो Ni। अगर ये नंबर ऑफ टर्न है तो अपन लेंथ भी लेंगे, और नंबर ऑफ टर्न नहीं है, अगर मान लीजिए आपको पर यूनिट लेंथ टर्न दे रखा है, अगर मान लीजिए इनफाइनाइट लेंथ की तो क्या देंगे, पर यूनिट लेंथ में टर्न देंगे तो वो क्या देंगे, स्मॉल n देंगे, तो उसको हम इस तरह से फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो ये किसके लिए हो गया, ये हो गया हमारे लिए सोलोनॉइड के लिए एग्जाम्पल, ठीक है। अब अगर मान लीजिए कि ये जो आपके पास जो सोलोनॉइड है वो ये भी हो सकता है कि आपको इनफाइनाइट नंबर ऑफ या फिर इनफाइनाइट लेंथ की ना देके आपको क्या दे, एक फिक्स लेंथ की अगर सोलोनॉइड दे देते तो ये फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, ठीक है। उसको आप डायरेक्टली याद रख लें, उसकी हम वैल्यू पर नहीं जाएंगे, ठीक है। कि अगर मान लीजिए आपका जो सोलोनॉइड है आपको गिवन है ना, इस तरह से मान लीजिए सोलोनॉइड गिवन है आपको, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको ये टर्न नहीं बना रहा हूँ समझने के लिए, कि आपको सपोज कर लीजिए सोलोनॉइड जो है वो फिक्स लेंथ का सोलोनॉइड दिया हुआ इस तरह का, ठीक है। और ये इसका सेंटर है, और यहाँ पे आप क्या निकालना चाहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं, ठीक है। तो ये जो एंगल होगा ये मान लीजिए θ1 है आपका, और यहाँ से यहाँ तक का ये जो एंगल है वो कौन सा है, θ2, ठीक है। ये क्या है, θ1 और θ2 एंगल है। तो इसके लिए जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक है, इसके लिए जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, जिसे मैं बी इन कह दूंगा है ना, या फिर बी कह दूंगा, वो बी कितना होगा, वो हो जाएगा 1/2 म्यू जीरो Ni, ठीक है, 1/2 म्यू जीरो Ni, और cos φ1 और cos θ1, ठीक है, cos θ1 माइनस cos θ2, ठीक है। ये रहेगा इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड। जब आपके पास क्या है, परिमित लंबाई, यानी कि एक इनफाइनाइट लेंथ की नहीं है, एक कोई गिवन लेंथ की अगर कोई सोलोनॉइड है उसके लिए अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2 म्यू जीरो Ni cos θ1 माइनस cos θ2, और θ1 θ2 हमें किस तरह से लेने हैं, इस तरह से लेने हैं, ठीक है। अब मान लीजिए यही क्वेश्चन इस तरह से दिया जाता है कि ये क्या है, वही इनफाइनाइट लेंथ की होगी, इनफाइनाइट लेंथ की होगी तो क्या होगा, एक एंगल जो बनेगा वो कितना बनेगा आपके, ये वाला 90 डिग्री का, और ये वाला कितना बनेगा, सॉरी ये वाला कितना बनेगा 0 डिग्री, क्योंकि उधर से लोगोगे यही आएगा, ये एंगल कितना बनेगा 0 डिग्री का, ये कितना बनेगा 180 का। जब आप इसको रखोगे तो यहाँ से 2 मिल जाएगा, फिर से आपके कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। अगर यही क्वेश्चन को देखूँ मैं कि इनफाइनाइट की होगी, अगर भाई ये सही भी तो होना चाहिए फॉर्मूला, अगर इनफाइनाइट का होगा इसका मतलब क्या होगा, θ1 आपके पास 0 हो जाएगा, θ2 कितना हो जाएगा 180। जब इसको रखोगे आप अल्टीमेटली तो आपके म्यू जीरो Ni, θ1 ये मिलेगा 1, ये मिलेगा -1, माइनस माइनस हो गए 2 मिल जाएगा, 2 से 2 फिर कैंसिल आउट, तो कितना मिला म्यू जीरो N, ठीक है। अगर मान लीजिए यही मैग्नेटिक फील्ड आपको कहाँ फाइंड आउट करना है, इस वाले पॉइंट पे, ठीक है। अगर यही मैग्नेटिक फील्ड आपको इस वाले पॉइंट पे फाइंड आउट करना है तो इस वाले पॉइंट पे क्या हो जाएगा, इस तरह से आपको वैल्यू मिलेगी, इनफाइनाइट के लिए देख रहे हैं है ना, एट द एंड, एट द वन एंड है ना, एट द वन एंड ऑफ सोलेनॉइड, ठीक है। तो इस पे जाएंगे, उस केस में क्या हो जाएगा, जो आपका θ1 है वो कितना होगा, ये देखिए यहाँ से θ1 हो जाएगा आपका 90 डिग्री, और θ2 कितना हो जाएगा 180 डिग्री। जब 90 180 डिग्री होगा तो इस केस में क्या मिल जाएगा आपको कि B इज इक्वल टू 1/2 म्यू जीरो Ni, ये रख दीजिए 90, ये रखेंगे 180, तो ये क्या मिलेगा -1 इसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर +1, तो ये 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। अल्टीमेटली आपको वैल्यू क्या मिलेगी 1/2 म्यू जीरो Ni, ठीक है। तो दोनों ही केस मैंने आपको करवा दिए हैं, ये एक सोलोनॉइड के लिए है जिसकी परिमित लंबाई हो, ठीक है। तो उसके लिए हम बाकी इसको चेंज कर सकते हैं, इनफाइनाइट होगा तो थीटा चेंज होता रहेगा, वो बाकी आप इसमें देख सकते हैं, अगर आपके एंगल अलग अलग दे रखा है उसके अकॉर्डिंग हम इसको सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब इसी सोलोनॉइड को अगर मैं घुमा के क्या करूँ, एक सर्कल का या एक लूप का रूप दे दूँ, ठीक है। जैसे इसको लूप बनाऊंगा तो इसे क्या कह देंगे, टोरॉइड, ठीक है, इसे क्या कह देंगे टोरॉइड। और उसमें इसमें क्या चेंजेस होगा, सिर्फ और सिर्फ एक ही चेंजेस होगा। अगर मान लीजिए मैं किसकी बात करूँ, टोरॉइड की बात करूँ, ठीक है। टोरॉइड का मतलब क्या है, इस जो सोलोनॉइड है इस सोलोनॉइड को घुमा के क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ जोड़ देना है ना। तो
टोरॉइड। जब टोरॉइड की बात करेंगे तो टोरॉइड में क्या हो गया, जो हमारी सोलेनोइड थी ये हमारी इस तरह से थी, तो इसको आपने क्या किया, वही करंट फ्लो कर रही है और इस तरह से आपने इसको जोड़ दिया, वही सेम करंट चल रही है, सब कुछ है। इसकी क्या होगी, कुछ ना कुछ रेडियस दे रखी होगी, ठीक है, इसकी क्या होगी, कुछ ना कुछ रेडियस आपको गिवन होगी r। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब जो आप नंबर ऑफ टर्न लेंगे मैग्नेटिक फील्ड में, जैसे आप लेते हैं μ0 ni, तो आपका जो n है ना ये हो जाएगा n/2πr, बस यही चेंजेस हुआ। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड क्या रहेगा, सेम रहेगा, बस वहां लेंथ l थी और यहाँ लेंथ कितनी है टोरॉइड की पूरी, वो है 2πr, तो बस ये चेंजेस करना आपको। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, μ0 ni/2πr, ठीक है। और अगर नंबर ऑफ टर्न दे रखें तब तो कोई समस्या ही नहीं है, वही आपका जो केस है वही इसमें सोल्व हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है मैं करीब करीब आपको टोरॉइड और ये सब चीज़ करवा चुका हूँ, है ना, करवा दी अपने कंप्लीट। और इसमें अगर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें निकालनी है, ठीक है, ये कंप्लीट हो गया है हमारा पोर्शन। और इसमें से ये क्वेश्चन भी हो गए बायो सावर्ट के भी, देन एम्पियर्स लॉ भी हो गया, ये हो गया, ठीक है। तो टोरॉइड, सोलेनोइड, ये सारी चीजें हमने यहाँ से देख ली है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है मैग्नेटिक पोटेंशियल। जैसे हमारे पास अब ये जो चीजें थी ये सिर्फ आपकी कहाँ की थी, सीनियर सेकेंडरी वाली। अब आते हैं हम जो आपकी बीएससी वाली चीज़ है, यानी कि जो यूजी की चीज़ है उसके अंदर। यूजी में क्या है कि जैसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के अंदर अपने पास एक पोटेंशियल होता है, वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड में भी क्या होगा, पोटेंशियल होगा, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड में जो पोटेंशियल हो जाए उससे क्या कहेंगे, मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल, क्योंकि यहाँ जो पोटेंशियल है वो क्या है, वेक्टर है, ठीक है। वहाँ जो पोटेंशियल वो क्या था, इसके अंदर क्वांटिटी थी, ठीक है। तो उसको हम देखते हैं, जो आपके लिए नई चीज़ है। तो हमारा टॉपिक क्या होगा, मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल, मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल। तो मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल देखिए, अभी इससे पहले हमने क्या देखा है, मैग्नेटिक फील्ड देखा था, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड क्या था, मैग्नेटिक फील्ड सिंपली कि μ0/4π, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, 3 डायमेंशन की बात कर रहा हूँ। यानी कि आपकी करंट अगर मान लीजिए किसी वॉल्यूम में फ्लो कर रही है किसी एरिया, है ना, किसी एरिया के परपेंडिकुलर, तो हम उसकी बात कर रहे हैं। तो वो फॉर्मूला क्या था, μ0 ni। यहाँ क्या जाता है, जब हम वॉल्यूम में करंट की बात करेंगे तो क्या आएंगे, सरफेस चार्ज डेंसिटी, जिसे हम क्या बोलते हैं, सॉरी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, जिसे हम किससे डिनोट करते हैं, जे से डिनोट करते हैं। तो वो क्या बन जाएगा आपको, वो मिल जाएगा JR क्रॉस r³ डिवाइडेड बाय r², ठीक है, डिवाइडेड बाय r²। और यहाँ पे इंटीग्रल किसके रेस्पेक्ट में होगा, क्योंकि ये क्या है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, तो उसका मतलब क्या, वॉल्यूम करंट डेंसिटी, तो इसका मतलब क्या होगा, dV से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। यहाँ मैं लिखता हूँ वॉल्यूम, तो इसका मतलब क्या करना है, वॉल्यूम इंटीग्रल करना है। तो ये हमारी क्या हो गई, मैग्नेटिक फील्ड किसके अंदर, ठीक है। अब हम यहाँ से क्या करते हैं, हम यहाँ से एक चीज और डिफाइन करेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड का जो है, मैग्नेटिक फील्ड का डाइवर्जेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है। डाइवर्जेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो है, जिसे मैं इस तरह से डिनोट करता हूँ, ये कितना होता है, 0। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि डाइवर्जेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का मतलब है, ये डाइवर्जेंस किसको डिनोट करता है, ये डिनोट करता है फ्लक्स को, जो फ्लक्स का जो फ्लो है उसको डिनोट करता है। तो इसका मतलब क्या है, कोई अगर हम एरिया ले रहे हैं, इस एरिया में जितनी फील्ड लाइन आ रही है अंदर, उतनी फील्ड लाइन क्या हो रही है, बाहर जा रही है। तो इसका मतलब इसका डाइवर्जेंस कितना होता है, ये मान लीजिए कोई फैक्टर A है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा कि इसका जो डाइवर्जेंस आता है वो डाइवर्जेंस कितना आता है, 0। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि जो फील्ड लाइंस है, उन फील्ड लाइंस का फ्लो किसी भी डायरेक्शन में, नेट फ्लो किसी डायरेक्शन में नहीं होगा, ठीक है। जितनी आ रही है इस एरिया के अंदर उतनी क्या हो रही है, बाहर जा रही है। तो इसका मतलब डाइवर्जेंस कितना है, 0। और ये कब हो सकता है, अगर मान लीजिए हम बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज। इसका मतलब क्या होगा, नेट फ्लो इस तरह से होगा। तो इसका मतलब इसका डाइवर्जेंस क्या होता है, डाइवर्जेंस E जो है वो क्या हुआ, नॉट इक्वल टू 0। अगर हम नेगेटिव चार्ज ले लेते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, ये भी, क्योंकि इसमें फील्ड लाइन आ रही है, तो इसका मतलब इसका डाइवर्जेंस भी क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। ये नेगेटिव डाइवर्जेंस होगा, यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव डाइवर्जेंस हो जाएगा, ठीक है। तो कुल मिला के क्या है, तो कुल मिला के मेरे जो पॉजिटिव, सॉरी, यहाँ नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो कुल मिला के क्या है, कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि डाइवर्जेंस उस केस में 0 होगा जब फील्ड लाइन जो है जितनी उस एरिया में आ रही है उतनी अगर बाहर निकल रही है। और मैग्नेटिक फील्ड के लिए क्या होता है ये, और ये कब होगा कि मैग्नेटिक फील्ड में क्या हो कि जब यहाँ पे डाइपोल की अगर मैं बात करूँ, तो मैग्नेटिक फील्ड किसमें हो, डाइपोल के अगर फॉर्म में हो, तो ये चीज हो सकती है। डाइपोल में क्या होता है, यहाँ एक तरफ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलेगी तो दूसरी तरफ अंदर जाएगी, तो क्लोज लूप बनेगा हमेशा इसका, ठीक है। तो इसका मतलब आप जो भी एरिया लेंगे यहाँ पे, उस एरिया में क्या निकलेगी,
फ्लक्स जो है वो हमेशा जीरो आता है। इसलिए क्या होता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हमेशा किस में मिलता है, डाइपोल में मिलता है, न कि मोनोपोल में। आप कभी भी किसी, जब आप इसको तोड़ते हैं चुंबक को, है ना, जब आप किसी मैग्नेट को लेते हैं, मैग्नेट को तोड़ते हैं आपके पास, तो ये क्या है, मान लीजिए एन और ये इसका एस है। जब जैसे ही आप इसको बीच में से तोड़ेंगे, तोड़ते ये क्या बन जाएगा वापस, ये एन था तो ये एस बन जाएगा, ये एस था तो ये एन बन जाएगा। अपने आप ही उसमें क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड जो पोल है वो जनरेट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि मैग्नेट कभी भी सिंगल पोल में नहीं हो सकती, उसका मोनोपोल नहीं हो सकता, वो हमेशा किस में होगी, डाइपोल में ही होगी। ठीक है, ये हुआ इसका डाइवर्जेंस। अब अगर मान लीजिए किसी भी वेक्टर फील्ड का डाइवर्जेंस जीरो है, तो इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूं, इसका मतलब ये कह सकता हूं कि यानी कि जो बी है वो क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए कर्ल ए। बी क्या होना चाहिए, कर्ल ए होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि वेक्टर फील्ड के कर्ल का डाइवर्जेंस क्या होता है, जीरो। किसी भी वेक्टर फील्ड के जो है कर्ल का अगर मैं डाइवर्जेंस देखूं तो वो क्या निकलता है, वो हमेशा जीरो आता है। किसी भी वेक्टर फील्ड के कर्ल का डाइवर्जेंस क्या होता है, जीरो होता है। तो कर्ल का डाइवर्जेंस जीरो होता है, इसका मतलब क्या हुआ कि बी जो है वो किसी ऐसी क्वांटिटी पे डिपेंड करेगा, वेक्टर क्वांटिटी पे, जिसका क्या हो, कर्ल। ठीक है, तो कर्ल होगा, तो कर्ल ए जो है किसके बराबर होगा, बी से। इस तरह से हम इसको क्या डिफाइन करते हैं, ठीक है, वेक्टर पोटेंशियल को। और यहाँ ए को क्या बोलते हैं हम, वेक्टर पोटेंशियल, वेक्टर पोटेंशियल। ठीक है, ए क्या हुआ यहाँ पे, वेक्टर पोटेंशियल। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है, उस मैग्नेटिक फील्ड को हम एक ऐसी पोटेंशियल से डिफाइन कर सकते हैं, वेक्टर से, जिसका जो क्या हो, उसका कर्ल लेने पे क्या मिले, हमें मैग्नेटिक फील्ड मिले। तो ये इसकी डेफिनेशन हो गई। जब इसको आगे सोल्व करते हैं आप, ठीक है, आगे सोल्व करते हैं तो आप क्या करिए, इसका एक बार और कर्ल ले लीजिए। ठीक है, जब आप इस बार एक बार और कर्ल लेके इसको सोल्व करेंगे तो अल्टीमेटली आपको पॉइजन इक्वेशन जैसी इक्वेशन मिलेगी। और वो इक्वेशन क्या मिलेगी, माइनस म्यू जीरो जे। ठीक है, क्या इक्वेशन बनेगी, माइनस म्यू जीरो जे। अब आप इसको देखिए, फिर से देखिए, क्या देखिए कि अगर मान लीजिए मैं इलेक्ट्रिक फील्ड में जाता हूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड में इक्वेशन क्या बनती है, इलेक्ट्रिक फील्ड में जो पॉइजन इक्वेशन बनती है वो क्या बनती है कि स्केलर पोटेंशियल का अगर आप डेल करते हैं, ठीक है, तो वो क्या मिलता है आपको, माइनस रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट मिलता है। ठीक है, ये क्या थी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ये क्या है, वॉल्यूम करंट डेंसिटी। सिमिलरिटी देखिए, फॉर्मूले याद नहीं करने हैं, आपको समझना है। यहाँ पे पोटेंशियल कौन सा है, वेक्टर पोटेंशियल। वहां इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड में E इज इक्वल टू माइनस ग्रेड ऑफ V। ठीक है, वहां क्या था, ग्रेड ऑफ V, क्योंकि स्केलर का क्या ग्रेड किया और वो किसके था, इलेक्ट्रिक फील्ड के। यहाँ क्या है, कर्ल किया किसका, A का, वो क्या था, B के बराबर। तो यहाँ चेंजेस क्या हुआ, कोई चेंजेस नहीं है, सिमिलर सा फॉर्मूला मिल रहा है। क्योंकि वहां पे कांस्टेंट क्या आता है, म्यू नॉट, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड में म्यू नॉट कांस्टेंट है, यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है। ये सिर्फ ऊपर नीचे का चेंजेस है, माइनस साइन सेम ऐसे ही रह रहा है। यहाँ वॉल्यूम, क्योंकि करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड, इसलिए क्या लिया हमने, वॉल्यूम करंट डेंसिटी लिया। और यहाँ पे क्या है, सरफेस की वजह, सॉरी चार्ज की वजह से, तो इसलिए हमने क्या लिया, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी लिया। तो सेम सा फॉर्मूला बन गया हमारे पास। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया। इसी तरह से जब यहाँ पे हम पोटेंशियल को डिफाइन करते हैं, तो पोटेंशियल कैसे डिफाइन करते हैं, अगर मान लीजिए आपको पोटेंशियल निकालना है इसी फॉर्मूले से, तो पोटेंशियल को कैसे डिफाइन करते हैं, इस फॉर्मूले से। ठीक है, अभी मैं सिमिलरली बता रहा हूँ आपको ना, याद करने की जरूरत नहीं, समझने का ना। तो पोटेंशियल V अगर आप निकालते हैं तो क्या करते हैं, इंटीग्रल, वही 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो रहेगा ही रहेगा आपका। ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो है ही है, कॉन्स्टेंट है वो तो बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड में। ठीक है, अब यहाँ से क्या करते हो, रो डी वी अपॉन आर स्क्वायर, यही है आपका, रो डी वी अपॉन आर होता है, सॉरी आर स्क्वायर नहीं, चार्ज अपॉन इंटीग्रल में रहते हो ना, हाँ। तो ये आपके पास क्या मिलेगा, वैल्यू मिल जाएगी। सिमिलरली अगर मान लीजिए इसकी बात करते हैं, इसकी, इसके लिए, तो इसके लिए फॉर्मूला कैसे बनेगा, देखिए सीधा सीधा क्या है, रो की जगह आप क्या रखिए, एक तो कांस्टेंट का ध्यान रखिए। तो कांस्टेंट यहाँ क्या होता है, म्यू 0/4 पाई। ठीक है, तो आप अगर मान लीजिए ए के लिए लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे, म्यू 0/4 पाई पहले तो। ठीक है, फिर इंटीग्रल, यहाँ रो डी वी है तो वहाँ क्या जाएगा, जे डी वी। ठीक है, ये क्या जाएगा, जे डी वी अपॉन आर। तो ये आपके पास क्या मिल गया, इसके लिए फॉर्मूला। ठीक है, कोई समस्या, सेम चीज चल रही है। अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड ढंग से पढ़ा है तो मैग्नेटिक फील्ड के इन चीजों में जो आप यूजी वाला या पीजी वाला पोर्शन है, उसमें आपको कोई समस्या आने ही वाली नहीं है। बस आपको क्या देखना है, थोड़ा सा अपना दिमाग लगा के सोल्व करना है। ठीक है, वहां पे क्या था, वहां पे हमारे पास स्केलर पोटेंशियल से इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से डिनोट थे। यहाँ पे मैग्नेटिक जो पोटेंशियल है वो मैग्नेटिक फील्ड से कर्ल के द्वारा रिलेशन में है।
ये इक्वेशंस आपको सेम मिल जाएगी। अगर जे गिवन है, सॉरी आपको क्या गिवन है, ए गिवन है और जे पूछा तो आप ये इक्वेशन यूज कर लेंगे। अगर जे गिवन है और ए पूछा तो ये इक्वेशन यूज कर लेंगे। अगर मैग्नेटिक फील्ड गिवन है, ए पूछा तो ये इक्वेशन यूज कर लेंगे। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड और ए में रिलेशन ये, जे और इसमें रिलेशन, जे गिवन है तो उसका इंटीग्रल कर सकते हैं तो ये वाला यूज कर लेंगे, ए निकाल लेंगे। ए गिवन है, जे पूछा तो उसका ये अपने डेल स्क्वायर ऑपरेटर लगा देंगे और उससे क्या निकाल लेंगे, जे निकाल लेंगे। ठीक है, जैसे हमने यहाँ किया था, ये पॉइसन इक्वेशन में क्या किया था, ये मैग्नेटिक फील्ड के लिए पॉइसन इक्वेशन, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए पॉइसन इक्वेशन कह सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके मोटा मोटा वैल्यू जो है आपने फाइंड आउट कर लिए। अब यहाँ पे जो है सबसे इंपॉर्टेंट, मैं एक बार टाइम देख लेता हूँ हमारे पास कितना है, उसके अकॉर्डिंग आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको करवा देता हूँ। ठीक है, अभी है हमारे पास 10 मिनट, तो एक क्वेश्चन मैं आपको कराता हूँ मैग्नेटिक, ये ए कैसे फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि अभी मैंने देखा रिसेंटली एग्जाम्स के अंदर जो है ए के बारे में पूछा गया आपको कई बार। एक क्वेश्चन है ये, आप देखिए कि अच्छा ए की डायरेक्शन क्या होगी, सबसे इंपॉर्टेंट। तो ए की डायरेक्शन हमेशा वो होगी जो करंट की डायरेक्शन होगी, है ना। ए की डायरेक्शन की अगर बात करें तो ए की डायरेक्शन क्या होती है, ऑलवेज इन करंट डायरेक्शन। ठीक है, जो करंट की डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में क्या रहेगा, हमेशा ए रहेगा। ठीक है, ये आप एक दिमाग में रखेंगे। एक क्वेश्चन हम करते हैं, उससे आप समझना इस चीज को कि फाइंड द वेक्टर पोटेंशियल ए डिस्टेंस आर फ्रॉम द इनफाइनाइट वायर कैरिंग करंट आई। यानी कि एक इनफाइनाइट वायर है। ठीक है, तो ये इनफाइनाइट वायर हो गया हमारा, जिसमें करंट कितनी हो रही है, आई फ्लो कर रही है। और क्या कहा है कि किसी डिस्टेंस के ऊपर आपको क्या करना है, आर डिस्टेंस के ऊपर मैग्नेटिक ये फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से हमने क्या ले लिया, ये आर डिस्टेंस ले ली। इस आर डिस्टेंस पे हमें क्या फाइंड आउट करना है, ए फाइंड आउट करना है। ठीक है, क्या फाइंड आउट करना है, ए फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले आप देखिए, अभी हमने देखा था कि जो बी है वो क्या था, बी इज इक्वल टू कर्ल ए था। बी इज इक्वल टू क्या था, कर्ल ए था। अब यहाँ से देखिए कि बी कितना होगा उस पॉइंट के ऊपर, तो बी में सीधा लिख सकता हूँ म्यू 0 आई अपॉन 2 पाई आर। कोई समस्या है क्या इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड लिखने में, वही एम्पियर्स लॉ लगाऊंगा। ठीक है, एम्पियर्स लॉ में क्या करेंगे, बी डॉट डी एल कितना होगा 2 पाई आर। अच्छा, डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ये फाई केप डायरेक्शन हो जाएगी। ठीक है, यहाँ से कोई समस्या नहीं है। नेक्स्ट आप देखिए, डायरेक्शन फाई केप हो गए। अब मुझे क्या फाइंड आउट करना, ए फाइंड आउट करना। तो ए फाइंड आउट करना, तो ए में क्या होंगे, ए को अगर मैं देखूँ, है ना, तो एक जो होगी वो किस डायरेक्शन में होना चाहिए, मैंने अभी कहा था थोड़ी देर पहले, ए इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है, तो डायरेक्शन ऑफ करंट कौन सी है, अगर एक्स वाई जेड में देखें तो ये कौन सी डायरेक्शन हो गई हमारे पास, जेड केप डायरेक्शन हो गई, है ना भाई। ये कौन सी सिमेट्रिक लेंगे, सिलेंड्रिक सिमेट्रिक लेंगे ना। मैंने आपको क्या बोला, वायर जो है उसके चारों तरफ आपने क्या बनाया, ये इस तरह से आपने वो लूप लिया। अब फिर से मैंने आप क्या कर रहा हूँ, मैंने आपको पहले ही कहा था कि जब मैंने आपको स्टार्टिंग की 2 क्लासें पढ़ाई थी, जिसके अंदर मैंने आपको डाइवर्जेंस, कर्ल और स्टोक्स थ्योरम्स वगैरह ये सारी चीज़ें पढ़ाई थी, वॉल्यूम इंटीग्रल पढ़ाए थे, सरफेस इंटीग्रल पढ़ाए थे, सिलेंड्रिकल और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट वगैरह सब पढ़ाए थे, वो सारी चीज़ें अब यूज होने वाली है। ठीक है, तो वायर जो है उसको क्या है, वो एक तरह से आपके मान लीजिए सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में सबसे सुटेबल चीज़ रहती है। ठीक है, तो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये मैग्नेटिक फील्ड किस में, फाई डायरेक्शन में। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड फाई डायरेक्शन में, ये कौन सी है, अपने जेड केप डायरेक्शन। तो इसका मतलब हमारा ए जो होगा, है ना, वेक्टर ए होगा, उसमें कुछ ना कुछ वैल्यू ये होगी और उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, जेड केप डायरेक्शन हो जाएगी। क्या डायरेक्शन हो जाएगी उसकी, जेड केप। तो यही हमारे पास सिर्फ सिंगल वैल्यू मिलेगी। ठीक है, उसके अलावा आर केप का पार्ट उसका 0 और फाई केप का पार्ट भी कितना रहेगा, 0। ये दोनों पार्ट उसमें होंगे ही नहीं, क्योंकि हमने क्या कहा है, सिर्फ करंट की डायरेक्शन में रहेगी, करंट जेड डायरेक्शन में, तो ये वाला वैल्यू मिलेगी। अब मान लीजिए मैं इसका कर्ल निकालता हूँ। ठीक है, तो कर्ल निकालूंगा, ये किसके बराबर होगा, बी के बराबर है। ठीक है, तो निकाल लीजिए कर्ल। तो कर्ल के लिए क्या करेंगे, अब फिर से आपको, क्योंकि मैंने आपको क्या कहा था, कर्ल वगैरह को तीनों डायमेंशन में आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे कौन सा है, यहाँ पे सिलेंड्रिकल पोर्शन। तो सिलेंड्रिकल में क्या होगा, 1/r। ठीक है, सिलेंड्रिकल में क्या होता है, कर्ल की वैल्यू 1/r। ठीक है, देन उसके बाद में आर केप, फिर आर, फाई केप और जेड केप। ठीक है, यहाँ से अगर देखेंगे तो डेल ओवर डेल आर, डेल ओवर डेल फाई और डेल ओवर डेल जेड। ठीक है, ये आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या होता है कि यहाँ से आपको रखने हैं इसकी वैल्यू। तो भाई ए की वैल्यू रखनी ना, तो आर केप में 0, फाई केप में 0, सिर्फ जेड केप में कितना है, ए आर है। ठीक है, ए आर कोष्टक में क्या लिखा है, यानी कि आर का इसमें सिर्फ वो कंपोनेंट होगा और कोई दूसरा कंपोनेंट नहीं होगा। ठीक है, अब इसको आप सोल्व कर लिए, तो सोल्व करने पे क्या मिलेगा, आप यहाँ से देखिए सिर्फ और सिर्फ फाई कंपोनेंट मिलेगा, बाकी सब 0 हो जाएंगे। क्यों 0 हो जाएंगे, देखिए आप इसको यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसमें क्या है, सिर्फ आर है, तो फाई के रेस्पेक्ट में कितना मिलेगा, 0, और ये कितना मिलेगा, 0। यहाँ से आइए आर केप में लिख देता हूँ, चलो मैं
इसको जब मैं आगे सोल्व करूंगा तो 1/r चल रहा है, r कैप के साथ क्या आएगा 0, फिर है प्लस में r फाई कैप, ठीक है। अच्छा इसको देते हैं किसमें, माइनस में लेते ना सेकंड वाले को, ठीक है, तो माइनस में ये, ठीक है। नेक्स्ट वैल्यू देखिए आप, तो नेक्स्ट वैल्यू देखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से आप सोल्व करिए ये फाई कैप वाले में, तो इसको छोड़ दीजिए, इसको छोड़ दीजिए, ये यहाँ जाएगा तो क्या मिलेगा, डेल ओवर डेल आर ए आर, ठीक है। ये छोड़ना है, ये इधर जाएगा तो क्या मिलेगा 0, आगे वाली कुछ मिलेगी। सिमिलरली जेड कैप में जाओगे तो ये 0 इधर, ये 0 इधर, तो कुछ सब कुछ 0, तो यानी कि ये दोनों वैल्यू आपको मिलेगी नहीं, यहाँ से ये दोनों वैल्यू नहीं मिलेगी, तो इसका मतलब आपके पास v इज इक्वल टू, यहाँ से देखिए 1/r, ये क्या आएगा माइनस r, 1/r माइनस r डेल ओवर डेल आर ए आर फाई कैप, ठीक है। ये क्या मिला आपको, अच्छा इसको भी आगे कैंसिल आउट कर सकते हो, इसको यहाँ से यहाँ कैंसिल आउट कर दो, तो कुल मिला के क्या मिला, माइनस के अंदर ये मिला, ठीक है। अब मैग्नेटिक फील्ड की आप वैल्यू रखिए, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी है, μ0I/2πr, क्योंकि देखिए ये फाई कैप में वो फाई कैप में है, तो माइनस डेल ओवर डेल आर ए आर, दोनों तरफ ले जाइए, इंटीग्रल करिए, तो ए आर इज इक्वल टू, इसका इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा μ0I/2π विद माइनस साइन, ठीक है, और r सॉरी 1/r है ना, 1/r डेल आर, 1/r डेल आर, ठीक है, वो वहां तक कोई समस्या नहीं है। अब जब इसका इंटीग्रल करोगे, ठीक है, तो इंटीग्रल करोगे तो क्या होगा, कहाँ से कहाँ तक जाएंगे। अब देखिए कोई भी आप आर्बिट्ररी पॉइंट ए लीजिए, कोई जीरो से नहीं जाएंगे, जीरो से वो क्या लोग जीरो हो जाता है, तब अपन वायर की बात करते हैं तो एक आर्बिट्ररी पॉइंट लेते हैं, जैसे वहाँ था जब हमने वायर के लिए वी निकाला था तब भी हमने क्या लेते हैं आर्बिट्ररी पॉइंट, तो हम मान लीजिए कि आर्बिट्ररी पॉइंट से आप किसी पॉइंट आर तक जा रहे हैं जो हमारे क्वेश्चन में गिवन है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, ये मिलेगा ln, आपको क्या मिलेगा ln, तो मिल जाएगा μ0I/2π ln, अब माइनस साइन है तो ये लिमिट क्या होगी, चेंज हो जाएगी, तो ln a/r, तो आपको क्या मिल जाएगा, ये आपको टोटल मिला के इसकी वैल्यू मिल जाएगी। या फिर मान लीजिए आप माइनस में रहने देते हैं, तो एक बार माइनस में रहने दीजिए, माइनस में आपको क्या मिल जाएगा r/a, और डायरेक्शन क्या होगी इसकी जेड के, ठीक है। तो टोटल मिला के अगर मैं इसको ऊपर लिखूंगा तो यहाँ लिख देता हूँ, तो आपको पास मैग्नेटिक फील्ड जो मिला, सॉरी मैग्नेटिक पोटेंशियल जो मिला वो कितना मिल गया, माइनस μ0I/2π ln r/a और जेड कैप, ये क्या मिलेगा आपको, मैग्नेटिक पोटेंशियल, ठीक है। तो मैग्नेटिक पोटेंशियल फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले आपको क्या है, जो भी हमारी सिचुएशन जो आपको गिवन है उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड सॉरी मैग्नेटिक फील्ड पता होना चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड की विद डायरेक्शन पता होना चाहिए। दूसरा, जब ये फाइंड आउट करो तो आपको देखना सिमेट्री कौन सी है। नॉर्मली आपको जब मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे तो सिलेंड्रिकल सिमेट्री ज़्यादातर दी है, क्योंकि वायर, ठीक है, या फिर वायर के लिए जे देंगे तो वो सारी की सारी जो सिमेट्री हम बनाते हैं मैग्नेटिक फील्ड के लिए, जो हम एम्पियर्स लूप लेते हैं, वो किसमें होता है, सिलेंड्रिकल में ही होता है। तो सिलेंड्रिकल के लिए आपको कर्ल का पता होना चाहिए, क्योंकि बिना कर्ल के आप कभी भी ये फाइंड आउट नहीं कर पाओगे वेक्टर पोटेंशियल, ठीक है। इस कर्ल का हम यूज करेंगे, कर्ल का भी कौन सा हमारे पास, कर्ल भी वो है जो सिलेंड्रिकल सिमेट्री के अंदर, ठीक है। नॉर्मल कर्ल तो सबको पता होता है, लेकिन सिलेंड्रिकल जो सिमेट्री है उसके अंदर वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा, जब आप ये लोगे तो ये किसका फंक्शन होगा, ये ऑलवेज आर का फंक्शन होगा, ठीक है। जो आपका मैग्नेटिक पोटेंशियल होता है वो ऑलवेज किसका फंक्शन होगा, नॉर्मली आर का ही फंक्शन आपके पास मिलेगा, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी इसका आर का फंक्शन है, तो ये भी किसका आर का फंक्शन रहेगा, ठीक है। तो कुल मिला के आप इस तरह से फाइंड आउट करेंगे। मैं देख लेता हूँ, आपको एक दो क्वेश्चन अगर देना चाहूँ तो घर के लिए दे सकता हूँ, अच्छा दे ही देता हूँ। तो एक क्वेश्चन आप ये करिए कि अगर मान लीजिए जो वायर है, ठीक है, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपको करना है सेकंड क्वेश्चन, और सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन ये है, लिख लीजिए, फाइंड मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल इन, फाइंड मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल इनसाइड द वायर इफ it has radius capital R, it has radius capital R and current in uniformly distributed, current is uniformly distributed। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अब आपके पास इस तरह का है, पहले तो सिंपल वायर था, अब इस तरह का है, और इसमें यूनिफॉर्मली करंट क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। जब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इसका मतलब जे कांस्टेंट है ना, जे कांस्टेंट है, उसके लिए फाइंड आउट करना है। तो आप दो पॉइंट लेंगे, ठीक है, इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड और आउटसाइड सॉरी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, दोनों ही आप जो पोटेंशियल है वो फाइंड आउट करोगे, और ये जो रेडियस है वो आपको आर गिवन है, ठीक है। तो इसके लिए आप फाइंड आउट करना, अगर नहीं हो तो फिर हम कल इसकी बात करेंगे, ठीक है। बाकी तो खैर हो ही जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो देख लेते हैं कितना समय बचा अपने पास। हाँ, करीब करीब समय हो चुका है, तो
ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाएंगे आज, क्योंकि आपको मैंने बहुत सारे फॉर्मूले लिखा दिए, बहुत सारी चीज़ें जो है वो समझा दी है, तो वो आप सोल्व करिए। देन उसके बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा उसके अंदर मैं थोड़ा सा चेंजेस करके और इसको सोल्व करना, मतलब एक अलग जो फॉर्मूला उससे हम बात करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, आप इसको रिकॉल करें, क्योंकि यहाँ से जो है आपके जो वेक्टर पोटेंशियल है, क्योंकि अगर आपका स्टैंडर्ड बढ़ता है, ठीक है, तो आपको एक वेक्टर पोटेंशियल का क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। और ये क्वेश्चन अभी एक ऐसा ही क्वेश्चन जो है वो आरपीएससी की जो फर्स्ट ग्रेड की जो अभी फर्स्ट ग्रेड क्या कॉलेज लेक्चरर वाली जो वैकेंसी थी, उसके अंदर ये क्वेश्चन मैग्नेटिक पोटेंशियल के लिए पूछा गया था, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखिए कि आपको यहाँ से क्वेश्चंस मिलने के चांसेस 100% है, क्योंकि ये जो है आपके लिए अभी, क्योंकि जब स्टैंडर्ड बढ़ता है तो स्टैंडर्ड बढ़ता है, तो क्योंकि बाकी मैग्नेटिक फील्ड के जो क्वेश्चन हैं वो तो आ चुके हैं करीब करीब, ठीक है, उस पर क्वेश्चन पूछे भी जा सकते हैं। ये जो है वेक्टर पोटेंशियल, ये नया है एक टॉपिक, क्योंकि अभी मतलब जो क्वेश्चन नया है उसके लिए, तो यहाँ पे मैंने इसीलिए आपको कराया, मैं ज़्यादा इसके अंदर नहीं जाऊँगा डीपली। कुछ कुछ जो अपने क्वेश्चन जो आ सकते हैं, यानी कि एक तो ये वाला, एक इस पे जैसे वायर के लिए आ सकता है, एक सीट के लिए, सीट से आगे फिर हम नहीं जाएंगे, ठीक है। तो एक सीट का क्वेश्चन और करेंगे, देन उसके बाद में फिर इसी को यहीं खत्म कर देंगे, ठीक है, वेक्टर पोटेंशियल को। पर ये क्वेश्चन जो है वो डायरेक्टली आपको पूछे जा सकते हैं सीट के लिए, ठीक है। फिर अपने पास जो नेक्स्ट रहेगा वो रहेगा मैग्नेटिक डाइपोल, है ना, मैग्नेटिक डाइपोल रहेगा और मैग्नेटाइजेशन रहेगा, और उसके साथ साथ जो है मैग्नेटिक बाउंड्री कंडीशंस हो जाएंगी, और उसके बाद में जो हमारा मैग्नेटोस्टैटिक्स है वो खत्म हो जाएगा। तो कुल मिला के आप मान लीजिए कि करीब करीब एक या दो वीडियो लेक्चर में आप 2 वीडियो लेक्चर मैक्सिमम मान लीजिए, उसके अंदर मैग्नेटिक जो मैग्नेटोस्टैटिक्स है वो खत्म हो जाएगी हमारी। देन उसके बाद में जो हम चलेंगे वो चलेंगे आपके सीनियर सेकेंडरी वाले में, कि अगर आप मटेरियल में जाते हैं मैग्नेटिक फील्ड तो किस तरह से वेरी करता है, ठीक है। चलिए, तो एक बार फिर से आप सब लोगों से गुजारिश रहेगी कि जो लोग फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं उनको आप जो है ये वीडियो लेक्चर है वो उनके लिंक्स वगैरह है वो शेयर करते रहें और आप सब्सक्राइब करवाते रहें, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच।